नए सिरे से थर्ड ईयर के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपत्ति व्यवस्थापन, डिजास्टर मैनेजमेंट ना बेटे डिजास्टर मैनेजमेंट में जो घटक है, हाँ एक सेकंड इस भाई जी, प्रकार मैं से सबको म्यूट करता हूँ। एक सेकंड ना महेश्वरी जी, एक हाँ आप अपने आप को अनम्यूट करके अभी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। ओके, कैन आई स्टार्ट? यस वेलकम। डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन। याच्यामध्ये सर्वप्रथम आपण हा पाहिला पाहिजे की आता आपण ज्या परिस्थितीमधून चाललेलो आहोत त्या परिस्थितीमध्ये कशा प्रकारे आपण मार्ग काढत आहोत, किती मोठ्या आपत्तीला आपण तोंड देत आहोत। जर आपण या आपत्तीला सामोरं जाण्यासाठी तयार असू तर कोणकोणती काळजी घ्यायला पाहिजे, कशा प्रकारे आपण ती आपत्ती निवारण करू शकतो, यासाठी सरकारी दरबारी ज्या सगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्यावर उपाय आज गव्हर्नमेंट करत आहे, सरकार करत आहे। पण याच्या पूर्वी सुद्धा अशा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या साथी येऊन गेल्या, त्यावेळी गव्हर्नमेंटने कशा प्रकारे ते हँडल केलं, ते सगळं जे आहे याच्यासाठी पूर्व नियोजन आवश्यक असते। पण ही जी आता साथ आली ही अतिशय कमी ह्याच्यामध्ये आपल्याला अचानक हे झालं की आपल्याला त्याच्यासाठी तयारी करायचा वेळ मिळाला नाही, आणि ते आल्यानंतर आपली तयारी सुरू झाली। म्हणजे मग कोविड सेंटर झाले, जम्बो कोविड सेंटर असतील, ते नंतर सुरू झालं आपत्ती आल्यानंतर। पण आपत्ती व्यवस्थापन जे आपण शिकतोय, म्हणजे जे आपण डिझास्टर मॅनेजमेंट जे शिकतोय, हे आपल्याला हे शिकवतं की आपण आपल्या जीवनामध्ये एखादी आपत्ती येणार आहे असं समजून आपण आधी त्याची तयारी करून घ्यायची की आपण त्यापासून बचाव कसा करायचा आपला। कारण वातावरणामध्ये सतत बदल होत आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे, काही जमिनीखाली वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती तयार होत आहेत। काही ठिकाणी आपण पाहिलं तर अवकाशातून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती यायला सुरुवात झालेली आहे, हवेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल होत आहेत। ते सगळे वातावरणामध्ये, हवेमध्ये, हवामानात जे बदल होत आहेत याला आपण सामोरे कसं जाते हे खूप महत्वाचं आहे। हे येतच राहणार, निसर्ग आहे, प्रकृति है। ये प्रकृति हमें हर बार घुमा घुमा के अलग अलग सीन दिखा रही है, और ये हर सीन में एक नया पिक्चर दिखा रही है। तो उसमें क्या करना है, म्हणजे कशा प्रकारे, ते दोन प्रकारच्या आपत्ती आहेत। एक नैसर्गिक आपत्ती, आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे काही नॅचरल डिझास्टर, ज्याला आपण म्हणू शकतो की निसर्गाने आपल्याला ते दिलेलं आहे। पण निसर्ग का देतो आपल्याला ती आपत्ती? कारण निसर्गाचा समतोल आपण बिघडवलेला आहे। ही आपत्ती यायला कारण सुद्धा आपणच आहोत। नद्यांवर बांध घातले, पूर येऊ लागले, नद्यांवर धरणं बांधली, पूर येऊ लागले। पूर का आले? मग ही नैसर्गिक आपत्ती। म्हणजे ह्या ज्या आपत्ती आहेत त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, एक नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरी मानवनिर्मित आपत्ती। म्हणजे जी माणसाने निर्माण केली ती मानवनिर्मित आपत्ती, आणि पहिली आपण पाहिली ती नैसर्गिक आपत्ती। मग नैसर्गिक आपत्तीमध्ये काय येईल तर जसं आपण पाहिलं की आता आपण सुरुवातीपासून पाहू की आपल्या भारताचं जे शिखर आहे ते आहे हिमालय पर्वत, आणि या हिमालय पर्वतावर काय होतंय, सतत वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिमकडे कोसळत आहे। मग हे हिमकडे कोसळल्यामुळे काय होतंय तर खाली मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे प्रवाह तयार होत आहेत, मोठ्या प्रमाणात त्याच्या खाली लोक गाडली जातात, घरं गाडली जात आहेत। हिमकडे कोसळल्यामुळे नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर येत आहेत, आणि हे पूर खाली इतर आजूबाजूच्या सर्व गावांना, क्षेत्राला, तेथील भौगोलिक जे क्षेत्र आहे
त्या भौगोलिक क्षेत्राला बाधित करतं. दुसरी आपत्ती निसर्गाची आहे ती म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा आपल्याला 2.3 कधी 4.5 कधी 7.8 रिश्टर स्केलवरती जे भूकंप असतो तर स्केलमध्ये त्याचं मापन केलं जातं. मग तो भूकंप कुठं झाला, नेपाळला भूकंप झाला, तिथं किती मोठी हानी झाली वेगवेगळ्या ठिकाणी, आणि मग त्याचे परिणाम माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहेत. मग माणसाने मनुष्य प्राणी हा असा आहे की हे भूकंप झाला की नेमकं काय करायचं. मग हे होण्या अगोदर गव्हर्नमेंट काय करतं, त्याच्यासाठी एक हवामान खातं आहे. ते हवामान खातं काय करतं, केंद्र सरकारचं हवामान खातं. मग हे खातं काय करतं की ते भूकंप होण्याच्या अगोदरच जमिनीखाली जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भू हालचाली होत आहेत त्या भू हालचालीला आधीच त्यांना संकेत मिळतो की अरे हा ठीक है चलो हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है. तो देखो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो हवामान खाता बोलते हैं. तो ये क्या करता है कि भूकंप होने के पहले ही उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ से एक 200 किलोमीटर जगह नहीं मालूम पड़ती, उनको मालूम पड़ता है कि ये से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के आसपास या 1500 किलोमीटर के आसपास भूकंप होने वाला है. वहाँ कुछ अलग सी प्रकंपन, तो उसको एक मशीन होता है, उसका भूकंप मापक यंत्र होता है, वो उनके डिपार्टमेंट में होता है. उसमें जान जाते हैं वो कि ये हो सकता है, तो वो पहले से ही आगाह कर देते सबको कि ऐसा हो सकता है, आप ध्यान रखो. इतने जो 200 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए या ऐसा हो सकता है, या पहले से ही गवर्नमेंट ने कुछ क्षेत्र को भूकंप बाधित क्षेत्र बोल के घोषित किया है. तो उससे क्या होता है कि उनको मालूम पड़ता है कि वहाँ की जो बिल्डिंगें बनाई जाती है, जैसे जापान में होता है कि उनकी बिल्डिंगें अलग तरह से बनाई जाती है, जो भूकंप अगर हो तो भी वहाँ की जो नुकसान होता है जो वो कम हो या उससे कोई भी जीवित हानि ना हो, ऐसा उनका प्रयास होता है. जो बिल्डिंग बनाई जाती है वैसे, या जो भी रोड आदि बनाए जाते हैं तो उसी प्रकार से उनको डिजाइन किया जाता है. तीसरी नैसर्गिक आपत्ति जो है, प्राकृतिक आपत्ति जिसको कहा जाता है, वो है भूस्खलन, माना जमीन लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं, या मलबा निकल जाता है. जैसे अभी महाराष्ट्र में कुछ बरस पहले जो जुन्नर भीमाशंकर के आजू बाजू में जो भाग है वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुआ था, तो जो पूरा गांव था वो उस मलबे के नीचे दब गया था. बारिश के दिनों में पूरा ऊपर से सब मिट्टी वगैरह सब निकल के नीचे आ गया और पूरा गांव उसमें दब गया. तो ये आपत्ति हो सकती है. तो जो भी ऐसा एरिया होता है वहां भी गवर्नमेंट पहले से इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ मिट्टी कच्ची है, यहाँ मिट्टी पानी छोड़ती है, तो उसको पहले से ही उसका निवारण किया जाता है, उसका मैनेजमेंट पहले से किया जाता है. जैसे अभी आप देख सकते हैं पूना से सातारा की तरफ अगर आप जाएंगे या पूना से बॉम्बे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ मैंने देखा है कि जो घाट सेक्शन है उस घाट सेक्शन में ऊपर जो घाट है तो उसके ऊपर है ना तार की जाली लगाई है. ये जाली क्यों लगाई है, तो ये बहुत सालों से मैंने देखा है कि यहाँ क्या होता है, बारिश के दिनों में वो पानी वहां से निकल आता है और जो भी पत्थर है वो पत्थर अलग हो जाते हैं और बीच में ही रास्ते को ब्लॉक कर देते, तो इसको भूस्खलन बोलते हैं, ये जमीन लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं. इसको होने से बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है. तो उसके ऊपर ये उपाय सुझाया गया है कि जैसे जाली लगाओ या फिर उसको हटाओ, वहां से वो मिट्टी हटाओ, या फिर और कोई रास्ता हो तो उसको अलग से रास्ता, पैरेलल रास्ता दूसरी तरफ से बनाया जाए. और चौथी आपत्ति जो है वो है लावा, माना ज्वालामुखी से जो आता है, ये बहुत बड़ी आपत्ति है.
ये बहुत बड़ा क्षेत्र बाधित होता है। माना जो भी ज्वालामुखी के आजू बाजू वाले एरिया है उनको पहले से ही वैसी ट्रेनिंग दी जाती है। देखो गवर्नमेंट यहाँ पे जागरूक ज्वालामुखी है या कहीं सुप्त ज्वालामुखी है, दो प्रकार की ज्वालामुखी है, एक होता है जागरूक और दूसरी होती है सुप्त। तो जागरूक ज्वालामुखी जहाँ पे होता है वहाँ के आजू बाजू के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ज्वालामुखी आग लगने वाला है तो उनका तापमान अपने आप 70-80 डिग्री के आसपास चलना शुरू हो जाए। तो वहाँ का गर्मी बढ़ने से उनको मालूम है ज्वालामुखी बढ़ाने का, गर्मी बढ़ने से उनको गवर्नमेंट से नाप लेती है कि इतना गर्म हो रहा है, यहाँ का तापमान बढ़ रहा है, तो आजू बाजू के लोगों को इन्फॉर्म कर देते कि यहाँ से तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह जाओ। तो ये एक अलग से लावारस की आपत्ति है। हर आपत्ति में सरकार हमें पहले से ही ये सूचना दे देती है कि ये ऐसी आपत्ति हो सकती है, आप सावधान रहिए। तो आज का जो हमारा विषय वो इसी आधार से है ना, इसका पूरा जो सार है ये यही है कि आप अगर इन आपत्तियों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, ये आपत्ति का निवारण कैसे करें, माना उसका मैनेजमेंट कैसे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, माना आपत्ति का आप व्यवस्थित कैसे करें, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है इनको आप कैसे हैंडल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक द्वारा हमें सीखने मिलेगी। और आपको ये थर्ड ईयर में अगर आप ये सीखेंगे तो ये आपको पूरे जीवन भर आपको काम आएगी, ऐसी ये किताब है। इसमें जो ज्ञान बताया गया है ये आपको जीवन भर गाइडलाइन देता रहेगा कि आप कैसे संभालें हर परिस्थिति में। अभी जो परिस्थिति चालू है इसमें भी कैसे संभाले अपने आप को, ये भी मैं आपको जैसे जैसे वो टॉपिक आता जाएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। आगे आती है बाढ़। दूसरी आपत्ति होती है जल आपत्ति। आपत्ति माना जिसमें बाढ़ आती है। आपने सबने तो पहले बहुत बार बाढ़ देखी होगी कि कई नदी में बारिश ज्यादा हो जाती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है, आजू बाजू के सारे क्षेत्र उससे बाधित हो जाते हैं, बहुत लोगों को तकलीफ होती है। बहुत बार हमने देखा है कि जो हमारा दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ ये आपत्ति ज्यादातर देखी जाती है। पश्चिमी भाग में जो पूर्वी भाग है हमारा, यहाँ ये जलीय आपत्ति बहुत बहुत हर साल, बहुत बोलने से हर साल ये जलीय आपत्ति वहां पे आ जाती है कि बाढ़ आने से बहुत बड़ा क्षेत्र, आसाम हो, ब्रह्मपुत्र नदी के आजू बाजू वाले जो भी क्षेत्र है या केरल के आजू बाजू वाले क्षेत्र है, मद्रास पांडिचेरी के आजू बाजू वाले क्षेत्र है, ये हर साल पानी से बाधित होते हैं। इतना बड़ा बाढ़ का क्षेत्र वहां तैयार हो जाता है कि लोगों को खाना पीना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और जो बोट होती है वो पानी में उतार के उनको यहाँ वहां जाना पड़ता है। बाकी सब संसाधन वहां कुछ काम भी नहीं होती, न लाइट होती है, न पीने के लिए पानी होता है। हवा से, हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से उनको खाना भेजा जाता है। देखो कितनी बड़ी आपत्ति आ जाती है। उनको हर साल गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देती है, आजू बाजू वाले लोगों को कैसे चला जाए, उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार से ये भी आगे जाके हम सीखने वाले हैं इस पार्ट में। और उसके आगे दूसरी आपत्ति आती है वो सुनामी। आपने देखा होगा कि सुनामी हमारे ख्याल से 2004 में आई थी, 2004 साल में या 2003 दिसंबर या जनवरी शायद मेरे ख्याल से जनवरी में आई थी। नहीं, हाँ जनवरी में, 2004 जनवरी में हमारे भारत में सुनामी आई थी। बहुत बड़ा क्षेत्र बाधित हुआ, जहाँ ये जो हमारे भारत के आजू बाजू श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, भारत, ये इतना बड़ा क्षेत्र वो सुनामी से बाधित हुआ। बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग उस बाढ़ में बह गई थी। तो ये आने का कारण क्या होता है? तो समुद्र के नीचे अगर भूकंप होता है
तो भूकंप की लहरें पानी से ऊपर उठ जाती है और पानी के ऊपर उठने से उसकी बड़ी बड़ी लहरें तैयार होती है और वो लहरें इतनी बड़ी होती है तो कम से कम 10 फुट 10 मीटर 30 फुट 20 फुट इतनी बड़ी बड़ी लहरें तैयार होती है और उतनी ही ज्यादा जोर से वो किनारे की तरफ आ जाती है, पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो बहुत बड़ी सुनामी इससे तैयार होती है और आजू बाजू वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, जीवित हानि होती है, जिससे हमारे भारत में बहुत बड़ा नुकसान 2004 साल में हुआ था। उसके बाद आती है लिम्निक उद्रेक। लिम्निक उद्रेक ये क्या होता है? तो पानी में एसिड तैयार हो जाता है। जैसे कोई सरोवर होता है, कई पानी का एक तालाब होता है, उसमें बहुत बड़ा ऐसा केमिकल का रिएक्शन हो जाता है और उसमें एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहां का पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे उसकी एसिड लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है, उसको लिम्निक बोलते हैं। तो उस एसिड लेवल बढ़ने से वहां का पानी पीने लायक न होता। पानी एकदम स्वच्छ दिखेगा, आपको देखने में एकदम स्वच्छ दिखाई देगा और कई बार ऐसा लगेगा कि ये पानी खेती के लिए भी उपयोग में ला जा सकता है, कुछ भी वो पानी का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। इतना बड़ा तालाब सिर्फ ये एसिडिक रिएक्शन की वजह से खराब हो जाता है और ना ही वो खेती के लिए काम में आता है, न ही किसी पीने के लायक या दूसरे किसी उपयोग के लिए वो काम में आ सकता है, क्योंकि उसमें एसिड होने से वो दूसरे अगर कोई होगा तो उसके साइड इफेक्ट भी उसके साथ आ सकते हैं। उसके बाद नैसर्गिक आपत्ति, नेचुरल डिजास्टर में आती है वातावरण के इसमें तैयार होने वाले जो डिजास्टर है वो है वातावरण में जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वह हमने देखा होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, कई वीडियो देखे होंगे कि जो हिमालय हमारा बर्फीला हिमालय, तो ये हिमालय में बहुत बार क्या हिम माना जो बर्फ होता है उस बर्फ की आंधी आ जाती है, बर्फ की आंधी आ जाती है, हिम आंधी बोलते हैं उसको। तो ये आंधी में बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है, यहाँ से वहां बर्फ को आंधी लेकर जाती है और उसके रास्ते में आने वाले हर क्षेत्र को बाधित कर देती है। आंधी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। जैसे जमीन के ऊपर भी आंधी आती है तो लोग देखो, लोग के घरों के घर उसकी हवा में उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार। आपने देखा है कभी आंधी को सामने से देखा है कभी, बहुत नजदीक से किसी ने? आवाज आ रही मेरी ठीक से? आंधी को देखा है किसी ने? आंधी तो ये आंधी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और साथ ही साथ जो क्षेत्र होता है वो बाधित हो जाता है। उसके बाद दूसरी आपत्ति आती है, वो है जिसको हम सूखा बोलते हैं। सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ने से भी पानी की कमी होती है, साथ ही साथ आजू बाजू वाले क्षेत्र में जहाँ सूखा क्षेत्र में धान की कमी हो जाती है और धान की कमी होने से वहाँ बहुत बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। जैसे जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी पहुंचाना पड़ता है, वहाँ के लोगों को लिए धान पहुंचाना पड़ता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी हर समस्या को सरकार को मदद करना है। बहुत
है, उनको मदद करती है। क्या मैसेज था अभी? ठीक है, देखो, दूसरा होता है बहुत बड़ी बारिश जब हो जाती है उसके साथ जो गारपीट आ जाती है, माना जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, बारिश के साथ आती है। वो बारिश वो कैसे तैयार हो जाती है? तो हवा में ऐसा रिएक्शन हो जाता है कि हवा जब बहुत ठंडी चल जाती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, तो अपने आप हवा में जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी होता है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज बराबर? बाकी लोगों को आवाज आ रही बराबर? मुझे तो अच्छी रेंज है यहाँ पे। अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद। यस, ठीक है। तो जो गारपीट होती है इसमें ये हो जाता है कि हवा में ठंडी हवा चलने से वहां पे वो पानी जम जाता है और उसके बर्फ तैयार हो जाती है, छोटे छोटे बर्फ के गोले तैयार हो जाते हैं और वो हवा से नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम बारिश में देखते हैं कि कहीं अभी कुछ दिन पहले महाबलेश्वर में भी ऐसा हुआ था कि चारों ओर बर्फ गिर गई। तो ये क्या था? ये गारपीट थी जो नीचे आकर सब क्षेत्र में जो वहाँ की खेती होती है वो खेती बहुत बड़ा नुकसान खेती का वहाँ कर देती है। उसके बाद आता है आग। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां पे ये समस्या ज्यादातर देखी जाती है कि जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जंगल ज्यादा हो जाता है, जंगल जहाँ पे है इस क्षेत्र में ये आपत्ति ज्यादातर आती है कि अपने आप आग लग जाती है। जैसे देखा जाए तो जब एक पेड़ सूखे हुए दो पेड़ एक साथ घिस जाते तो उससे आग निकल जाती है और वो आग कभी कभार ऐसे लग जाती है कि पूरा पर्वत के ऊपर जो है तो जंगल का बहुत बड़ा 30%, 40%, कभी कभी 50% जंगल उसमें खाक हो जाता है। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसी आग लगी थी, तो वहां का बहुत बड़ा जंगल का नुकसान हुआ, बहुत बड़ा जंगल वहां का नष्ट हुआ था। वहां पे हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है हिमालय में कि जहाँ पे हर साल ये आग लग जाती है और कई बार लोग खुद पर्वत के ऊपर आग लगा देते हैं के लिए, क्योंकि उनको कोयला चाहिए, लकड़ी का कोयला चाहिए होता है, तो वो जंगल में आग लगा देते हैं और कोयला निकाल के फिर बेच देते हैं, अपने फायदे के लिए ये आग बना देते हैं। और दूसरा होता है कि जो हवा से आने वाले जो वायरस होते हैं, जो जीव जंतु है, उनके द्वारा भी बहुत सारी आपत्ति आ जाएगी। हवा से कौन कौन सी आपत्ति आ सकती है? जैसे अभी कोविड जो हमने देखा है, बहुत रिसेंटली हम उसका अनुभव ले रहे हैं, तो ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। ये भी ये वातावरणीय आपत्ति में, इसका जिक्र आपके पेपर में जरूर होगा कि ये कौन सी आपत्ति है। ये वातावरणीय आपत्ति है जो हवा से फैल रही है। इसलिए हर एक को ये ध्यान लेना चाहिए कि मैं बगैर मास्क घर से बाहर निकलूंगा, मैं बाहर जाऊंगा तो मास्क लगाकर ही जाऊंगा, क्योंकि ये आपत्ति हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो बगैर मास्क बाहर नहीं घूमना है, और अगर जरूरत हो तो भी ये, अगर आपको बाहर पड़ना है, घर से बाहर निकलना है, तो भी मास्क पहनकर ही बाहर जाना है। नहीं जरूरत है तो मत बाहर निकलिए, अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। दूसरे होते हैं जो बीमारी वातावरण से आती है,
वो है डेंगू, मलेरिया जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है, ये हमें अपने आप नहीं आती। इसके कई जीव जंतु होते हैं, कई पानी से हमें बाधित कर देते हैं, कई गंदा पानी होता है, कई प्रदूषित पानी होता है। ये पानी से हमें बहुत सारी बीमारियां आती है। कई गंदे हाथों से आती है, हाथ न धोने से अगर हम खाना खाते हैं तो उससे भी कुछ गंदी आदतें अगर हमने पाल रखी होती है तो उसकी वजह से बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी जल्दी फैल जाती है। और दूसरा है कि भूख भूख होती है, ये भूख से कई बार लोग मर जाते हैं। लोगों को खाना नहीं मिलता तो लोग अपने आप दूसरे गुने कर देते हैं, माना जिसमें उनको भूख के लिए व्यक्ति जीता है। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसको क्राइम नहीं सूझेगा। अगर उसका पेट भरा नहीं है, अगर उसके पास संस्कार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो अपनी भूख मिटाने के लिए क्राइम करेगा। तो इससे आपत्ति अपने आप तैयार हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी आपत्ति होती है जो हमें अपने आप ये आपत्ति कैसे आएगी हमारी, पर हमें क्या है उससे सावधान होना चाहिए। वो आपत्ति हमारे क्षेत्र में आने से पहले हमें उसको रोकने का उपाय सूझना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इस आपत्ति को हम कैसे, जैसे बहुत बार हम देखा जाए कि जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, माना सातारा के आसपास आप जाएंगे तो वहां भूकंप की आपत्ति बहुत बार आती है। नासिक के आजू बाजू जाएंगे तो वहां पे आपको बाढ़ की समस्या बहुत बार आ सकती है, क्योंकि वहां गोदावरी नदी है तो बाढ़ की समस्या आती है। कभी कभार तो सूखा भी पड़ जाता है कई क्षेत्रों में। कई बार पानी एक बाजू में पानी होता है और दूसरे नासिक के क्षेत्र में पानी नहीं होता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही, सातारा के एक बाजू में कोल्हापुर, सांगली, एक बाजू में पानी बहुत, और दूसरी बाजू में ऐसा होता है कि वहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं होता। फिर पानी फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन है जो एनजीओ होते हैं, वहां उन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, जो समाज की सेवा कर रहे हैं और लोगों तक ये सुविधा उन्होंने पहुंचाई है। तो उसके ऊपर खुद तो ये अपनी लड़ाई खुद लड़े, इसकी तैयारी उन्होंने लोगों ने करवा ली है। ये है तो नेचुरल जो आपत्ति होती है, प्राकृतिक आपदाएं है जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें दी आ सकती है। और दूसरी जो आपत्ति होती है वो है मानव निर्मित आपत्ति, मनुष्य के द्वारा निर्मित गई आपत्ति। मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ये आपत्ति क्यों ला रहा है, इसके पीछे का कारण हमें पहले मालूम होना चाहिए। मनुष्य के द्वारा आने वाली जो आपत्ति है, इसका कारण है उसका लोभ, उसका स्वार्थ। अपने स्वार्थ के लिए उसने पूरी मानव जाति को खाई में ढकेल दिया है। और बहुत बड़ी आपत्ति हर एक व्यक्ति के आगे, यस, पर ये हम श्योर नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में अभी किसी ने मैसेज दिया था कि कोरोना फ्रॉम चाइना, तो ये हम बोल नहीं सकते कि उसकी तरफ क्या है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। उनको अभी यूनो ने उनको क्लीन चिट भी दी कि वो ऐसे नहीं हुआ है। इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, माना उसके बारे में बोलने का हमें अधिकार भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। तो बहुत बार जो आपत्ति होती है ये मानव अपने स्वार्थ के लिए निर्माण कर देता है और उसमें उसका भी नुकसान हो जाता है, ये उसको मालूम नहीं होता। अगर हम कोई दूसरों को नुकसान देंगे, दूसरों को कोई तकलीफ देंगे, तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे खुद के जीवन पर भी होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा।
तो मानव निर्मित आपत्ति, मनुष्य के द्वारा निर्मित जो आपत्ति होते हैं उसमें होता है कि लोग एक साथ मिलकर कई बार डकैती कर देते हैं, कई मारपीट कर देते हैं, किसी का खून कर देते हैं। ये मानव के द्वारा निर्मित आपत्ति है। जैसे कई बार कई आग, एक आध एरिया में कभी मोटरसाइकिल, कई मोटर, कई कार, उनको जलाया जाता है। तो ये भी मनुष्य के द्वारा निर्मित आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है नागरिक सुविधा में अनियमितता। इसमें क्या होता है कि तैयार किया जाता है। देखो ये बहुत बड़ी साजिश होती है इसमें, है ना। आपको पानी की जरूरत है तो आपको पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप मेरे पास आओ, मेरे से रिक्वेस्ट करो कि हमें पानी चाहिए, तो दूसरे दिन मैं आपका पानी आपके पास छोड़ूंगा, आपके एरिया में पानी आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, आप लोगों को लगेगा हमारा जो नेता है वो क्या कर रहा है, हमें बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। हमारे पास पानी नहीं आ रहा था और उन्होंने क्या किया, हमें पानी की सुविधा उपलब्ध कर दी। तो पानी पहले से बंद था क्या? नहीं, किसी ने बंद करवाया था, किसी ने उसको चालू कर दिया। ऐसे भी आपत्ति हमारे जीवन में आ सकती है। दूसरी होती है आतंकवाद। आतंकवाद ये भी एक प्रकार की मानव के द्वारा निर्मित, किसी एक को दूसरे किसी के क्षेत्र पर अधिकार चाहिए, इसलिए ये आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आपत्ति में आतंकवाद से आज पूरी दुनिया लड़ रही है। जैसे हमारा भारत आतंक से तंग आ चुका है और हमारी मिलिट्री कम से कम 50% जो हमारे मिलिट्री का जो फोर्स है वो आतंकवाद से लड़ने के लिए खर्चा होता है। जो एनर्जी होती है वो भी 50% खर्च हो रही है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल जो ये बाजू है हमारी, ये भी 50% से ज्यादा आतंकवाद से लड़ने के लिए खर्चा हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले पेपर में मैंने पढ़ा था, ये छत्तीसगढ़ या कोई मध्य प्रदेश के आजू बाजू जो एरिया है वहाँ पे कुछ महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहाँ पे आतंकवाद से लड़ते हमारे 22 या 25 जवान उसमें शहीद हो गए। तो वो जवान आतंकवाद से लड़ रहे थे। हमारे घर में भी आतंकवाद है, हमारे आपस में भी क्षेत्र के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र वाले लोगों से हमारा आतंकवाद चल रहा है। आतंकवाद हमारे घर में भी आ रहा है, लोगों को मालूम नहीं पड़ा है। हाँ, तो ये ओबामा तक है। तो ये सब है, इसके ऊपर आज पूरी विश्व में इसके ऊपर बहस हो रही कि आतंकवाद को रोका जाए। बहुत सारे शस्त्र जो है ये आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस शस्त्र से दुनिया का विनाश हो सकता है। इतनी बड़ी शस्त्र, इतनी बड़ी फौज आज दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। उसके बाद आता है टेक्निकल आपत्ति, टेक्निकल आपदा, तांत्रिक आपदा होती है। इसमें क्या होता है कि उद्योग में आपत्ति आ जाती है। जैसे कि बहुत सारा माल तैयार किया है तो उसके अपोजिट दूसरा कुछ लोगों के लिए ये तैयार की जाती है, आपत्ति की तैयार की जाती है कि वो माल बेचा जा सकता है। माना आपके जीवन में ऐसी कमी तैयार करो कि आप वो लेने जाए। जैसे अभी कोविड के इसमें देखो आप, उद्योग में जो वैक्सीन तैयार की जाती है, जो लस तैयार की जाती है, वो ये कंपनी जो है जिन्होंने तैयार की उनको इसका ठेका मिला है, तो मन चाहे दाम से बेच सकती है, गवर्नमेंट उनको चाहे जितना दाम दे सकती है। अभी फिलहाल हमने देखा कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो कहीं नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं हो रहा है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई नहीं हो रहा है उसका। तो ये उद्योगों द्वारा तैयार किया गया एक रैकेट होता है कि जो आपत्ति हर एक के
हर एक अलग अलग माहौल में अलग अलग तरह से तैयार की जाती है। दूसरा होता है टेक्निकल में, ये जो हम जो घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाती है, तो ये उसकी मरम्मत ना होने से या उसको ठीक से न बनाने से, माना उसमें अच्छा सीमेंट यूज नहीं किया है, उसमें अच्छी रेती यूज नहीं की है, जिससे वो बिल्डिंग कमजोर हो जाती है और 5-6 साल में वो गिर जाती है। जैसे मेरे ख्याल से अभी 5-6 महीने पहले रायगढ़ में महाड़ जो है, महाड़ एक तालुका है, तो वहां पे एक बिल्डिंग पूरी गिर गई थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने वहां पे ये फैसला सुनाया कि जांच की उस कमेटी ने, तो उसमें से ये कंक्लूजन निकला कि वहां की जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो कच्ची थी, उसमें अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया था। जहाँ पे जो चाहिए उसके बिल्डिंग के हिसाब से जो मटेरियल यूज करना चाहिए था वो नहीं बनाया था। तो ऐसा वहां पे कंक्लूजन उस कमेटी ने निकाला। तो ये क्यों हुआ? ये मानो अपनी फायदे के लिए ये कर रहा है, माना वहां पे प्रॉपर कम खर्चे में अच्छी बिल्डिंग बनाएगा, दिखाने के लिए अच्छी बिल्डिंग बनेगी, और वो 7-8 साल में गिर जाएगी, तो अच्छा काम नहीं होगा। तो ये भी मानव निर्मित आपत्ति है कि माना प्राकृतिक आपत्ति से अलग है। दूसरी होती है किरणोत्सर्ग, माना जिसको रेडिएशन बोलते हैं, किरणोत्सर्ग। रेडिएशन से क्या होता है कि जो केमिकल फैक्ट्रीज है वहां से ये रेडिएशन बाहर निकलती, वहां के आजू बाजू वाले जो क्षेत्र है उसको बाधित कर देते। उस रेडिएशन से वहां के लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उस बीमारी में क्या होगा उनको पता भी नहीं चलेगा, ये बीमारी मुझे कहा कब हुई, कैसे हुई। जैसे जो आपने देखा होगा आपके नासिक या महाराष्ट्र में जहां जहां भी ये शक्कर के जो कारखाने होते हैं, उस कारखाने के जो शक्कर का जो कारखाना, उसके वहां के आजू बाजू वाले क्षेत्र में आप जाकर देखो, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आजू बाजू वाले क्षेत्र में देखो क्या होता है। वहां शक्कर का जो कारखाना होता है उसके आजू बाजू वाले क्षेत्र में हर एक के घर पर आपको एक अलग प्रकार की एक धूल जमी हुई दिखाई देगी, काली काली ऐसी एक धूल हर एक के, क्योंकि उससे जो निकलता हुआ जो कार्बन होता है वो कार्बन वहां से निकलता है, और वो कार्बन निकल के आजू बाजू क्षेत्र में बाधित कर देता है, वहां के लोगों के आरोग्य पर उसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। मालूम नहीं पड़ता कि कैसे ये हो सकता है। कई लोगों को ये किरणोत्सर्ग से टीबी की बीमारियां हो जाती है, कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, जो कमजोर दिल वाले होते हैं, दिल की बीमारी हो जाती है, अपने शरीर के अंदर अलग से कुछ नई बीमारियां तैयार हो जाती है, बहुत सारी। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बॉम्ब डाले गए थे जापान में, तो उसका जो परिणाम हुआ था, अणुबॉम्ब डाले थे, तो उस अणुबॉम्ब से आज भी कई पीढ़ियां उससे बाधित है। आज भी उन लोगों के कभी कभार आप इंटरनेट पे जाकर उनके इंटरव्यूज पढ़ो, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें आज भी बहुत सारे उनके दादा परदादा या पिताजी उसमें बाधित हो गए थे, तो उनकी आगे की पीढ़ी को भी वो जैसे आनुवंशिकता से वो बीमारी आगे लग गई है। शायद किसी ने वीडियो चालू किया। ठीक, तो ये बीमारियां हमें मानव के द्वारा निर्मित जो है, ये बहुत सारी आपदाएं जो होती है, ये आपदाएं हमें मानव ने दी है, और ये मानव ने दी हुई आपदाओं से हमें बचना है तो हमें होशियार रहना पड़ेगा। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन आपदाओं से हम कैसे बचे, आतंकवाद से कैसे बचे, किरणोत्सर्ग जैसा अगर कोई आपत्ति आए, कई
बार कहीं तोड़फोड़ हो जाती है, कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं फसाद हो जाता है, तो उससे हम बाहर कैसे निकलें? उस स्थिति में हमें कौन सी तैयारी होनी चाहिए? जैसे अभी देखो कोविड आ रहा है और ये लॉकडाउन हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? घर में भर के धान 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 बोरी बोरी भर के धान ला के रख रहे कि कहीं हमें मिले ना मिले मिले। अरे इससे क्या होगा? धान के भाव भी बढ़ेंगे। लोगों के ऐसे बर्ताव से धान के भाव बढ़ेंगे, मार्केट में असंतोल तैयार हो जाएगा और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। जितनी जरूरत हो उतना ही लाकर रखो, आपको अपने आप सब मिल जाएगा। नहीं तो मार्केट में आज देखो 10 रुपए की वस्तु आज 15 रुपए से मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ये आपत्ति है, उद्योगों द्वारा ये तैयार की गई आपत्ति है। ये आपत्ति अपने आप तैयार नहीं होती, लोगों ने क्रिएट की। अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इकोनॉमिकल माना जो अर्थशास्त्र होता है, इस अर्थशास्त्र में क्या होता है? इकोनॉमिक्स में क्या होता है? ये सिखाया जाता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगर वस्तु की कीमत कम कब हो जाती है? अगर लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो वस्तु की कीमत अपने आप ये हो जाएगी। जैसे देखो अभी ठंड का मौसम नहीं है, अगर आप गर्मी के मौसम में आप स्वेटर खरीदने जाओ तो वो आपने तो कम से कम 200 रुपए 300 रुपए में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 200 रुपए या 300 रुपए में मिलेगा। वही स्वेटर आप गर्मी के दिनों में अगर आप दुकानदार के पास जाओ तो उसके 500 रुपए दाम लगेंगे। ये क्यों? क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वैसा आपको उसके कम दाम में मिलेगा। ये इकोनॉमी है, इससे मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो उद्योगों द्वारा किया गया ये प्रयास होता है। ठीक है भाई जी, आज इतने भी काफी है। इसमें किसी को कोई अगर शंका हो, कोई किसी को शक हो या कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। क्या आज का पीरियड यही खत्म करें? ठीक है, कल हम आगे का भाग देखेंगे जिसमें आपत्ति व्यवस्थापन में कौन से तत्व होते हैं, उनको कैसे प्रतिबंध किया जाता है और उसका व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, ये भाग हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति। आप सब लेफ्ट हो सकते हैं अभी। ओके, थैंक यू।